नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूएनओ के अंदर रिफॉर्म की आवश्यकता तो पूरा विश्व मानता है। कोफी अन्नान साहब जब जिस समय सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे और भारत में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर इस बात को ज़ोरदार तरीके से पूरे विश्व में रखा गया। समर्थन जुटाने का भी प्रयास किया गया, बहुत सारे प्रवास हुए और कोफी अन्नान जो सेक्रेटरी जनरल उस समय थे उन्होंने भी इस बात के इंडोर्समेंट किए, स्टेटमेंट दिए तमाम तरह के कि रिफॉर्म की आवश्यकता है। लेकिन 2004 से लेकर 14 तक भारत में जो सरकार बैठी, उस सरकार ने बहुत प्रयास नहीं किया। वो अपनी ही उलझनों में उलझे हुए थे। वो भारत में मतलब बहुत कुछ, मनमोहन सिंह जी का अपना उस कैडर नहीं था, विद्वान व्यक्ति थे लेकिन कैडर नहीं था, और जहाँ से शासन चलता था उसको यूएनओ के रिफॉर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 2014 के बाद फिर सरकार बदली और भारत सरकार ने अपने प्रयास तेज कर दिए। भारत में इस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं और एस जयशंकर विदेश सचिव भी थे, एम्बेसडर भी रहे हैं। इसलिए एस जयशंकर बहुत योग्य और कर्मठ व्यक्ति सरकार ने बिठाए। यूएन रिफॉर्म के मामले में हमको इस समय जो आवश्यकता है, तो एक रिफॉर्म को लेकर एक बैठक चल रही थी। बैठक का नाम था इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, IGN, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, ऐसा उसका नाम था। इस बैठक में भारत की तरफ से जो भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएनओ में, रुचिका कंबोज ने पार्टिसिपेट किया। देशों के बीच में नेगोशिएशन चल ही रहा था कि क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म का मतलब इस समय बिल्कुल साफ है, और वो ये है कि 15 मेंबर्स जो टोटल हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, उसकी जगह 25, 26, 27 मेंबर होने चाहिए। यानी कि दोगुना अगर ना करें तो भी दोगुने से थोड़ा कम होने चाहिए। इसका मतलब जो प्रपोज किया गया वो ये किया गया कि 10-12 मेंबर और बढ़ने चाहिए। अब 10-12 मेंबर में भारत सरकार ने G4 का मॉडल रखा। सवाल ये भी है कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल की बिना इच्छा या जिनके पास परमानेंट वीटो पावर है उनकी इच्छा के बगैर किया जा सकता है? बड़े गंभीर सवाल हैं। और अगर नहीं किया जा सकता है तो उसका उपाय क्या है? अगर परमानेंट मेंबर कोई वीटो इस्तेमाल करता है तो उसका उपाय क्या है? मैं आपको उसके विषय में बता दूं कि इस पर एक बार पहले भी डिसीजन हो चुका है, और डिसीजन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रपोज किया था दिसंबर 1960 में। और दिसंबर 1960 का समय कोई सामान्य समय भारत के लिए नहीं था। भारत पंचशील समझौते पर समझौता कर चुका था चीन में, और चीन लगातार हमारे बॉर्डर में अंदर घुसपैठ कर रहा था। भारत उनसे छुटपुट लड़ाइयाँ भी लड़ रहा था। चाउमिन लाई के साथ भारत की वार्ता चल रही थी। भारत सरकार ने बहुत कुछ अपने यहाँ गलत कर लिया था। भारत सरकार के जो उस समय रक्षा मंत्री थे, मुझे जहाँ तक याद है कृष्णा मेनन, वो रक्षा मंत्री बनाम उस समय चल रहा था आर्मी चीफ थमैया साहब आर्मी चीफ हुआ करते थे। और उनके बीच में ये खुलकर तब आया था जब नेहरू के बड़े करीबी लेफ्टिनेंट जनरल कॉल को, मतलब एक छोटे रैंक के अधिकारी को जिनको युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल का मतलब कि जनरल थमैया के बिल्कुल नीचे। और उस समय अरुणाचल में चीन की घुसपैठ हो रही थी, तो एक बार तो थमैया ने इस्तीफ़ा दे दिया था। कृष्णा मेनन के ये सब कुछ चल रहा था, या जो चल रहा था रक्षा मंत्री के विरुद्ध, तो उस समय इस्तीफ़ा दे दिया था। नेहरू ने इस्तीफ़ा रोका था, लेकिन जब जिस समय कॉल का अपॉइंटमेंट हो गया वहाँ पर, और अपॉइंटमेंट होने के बाद आप सोचिए कि वो युद्ध जब शुरू हुआ तो हार्ट अटैक से उन्होंने, पहले दिन हार्ट अटैक पड़ गया था, वो दिल्ली आ गए। फिर बाद में उनको दोबारा कमान दी गई, और हम सब जानते हैं कि चीन से युद्ध का क्या परिणाम निकला। कुल मिलाकर ये आता है कि जिस समय तिब्बत पर कब्जा चीन ने किया,
उस समय भी हमारी हालत अच्छी नहीं थे। हम युद्ध में भी गए तो हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास राशन नहीं था। हम युद्ध में केवल और केवल हौसले के बल पर गए। और ये नेहरू जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहे थे। चाउमिन लाई का भारत विजिट हुआ था। चाउमिन लाई 1 हफ्ते तक रहे थे और 1 हफ्ते में भी बॉर्डर डिस्प्यूट पर कोई वार्ता नेहरू जी ने नहीं की। उसके अतिरिक्त जो हमारे विदेश जो एम्बेसडर चाइना में थे, चाइनीज़ एम्बेसडर मतलब चाइना में हमारे एम्बेसडर ने भी कहा कि कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। लगातार भारत सरकार चिंतित थी कि भाई बॉर्डर इश्यू कैसे सॉल्व किया जाए। फाइनली उन्होंने कह दिया हमारा आपका कोई बॉर्डर नहीं है। मौखिक रूप से ये था कि मैकमोहन लाइन फाइनल है, लेकिन कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था। परिणाम हमने सबने देखे कि चाइना ने क्लेम कर दिया और यूनिलेटरली उन्होंने युद्ध विराम भी किया था, लेकिन वो 42,000 किलोमीटर ज़मीन हमारी ले चुके थे। जिस समय ये कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, युद्ध नहीं हुआ था बस, लेकिन कन्फ्लिक्ट चल रहे थे और नेहरू को ये बात बिल्कुल क्लियर थी, देश को बिल्कुल क्लियर थी ये बात कि अब चीन मानेगा नहीं, वो भारत पर हमला कर ही देगा, क्योंकि साम्यवादी चीन है। लेकिन उस समय एक गंभीर सिचुएशन यूएनओ में थी। मैं उसको एड्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि ये दोनों कनेक्टेड हैं। गंभीर सिचुएशन यूएनओ में ये थी कि जो नेशनलिस्ट चाइना था वो फॉर्मोसा भागकर चले गए थे और फॉर्मोसा में उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी, जिसको आज आप ताइवान कहते हैं। फॉर्मोसा में जो सरकार बनी वो ओरिजिनली चीन के शासक थे, लेकिन कम्युनिस्टों ने हमला किया। कम्युनिस्टों ने पहले बॉर्डर एरिया घेरा, फिर उन्होंने जो जातीय व्यवस्था, जो एरिया व्यवस्था रहती है, रीजनल व्यवस्था रहती है, यूनिवर्सिटियाँ कब्जा की और फिर धीरे से एक दिन उन्होंने हमला कर दिया। तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो भागकर किसी न किसी तरह प्राण बचाते हुए फॉर्मोसा पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। रिपब्लिक ऑफ चाइना तो जो बनाया वो आप समझ लीजिए कि वो चाइना रिप्रेजेंटेशन वही करता था। लंबे समय तक यूएनओ में जो परमानेंट सीट थी उस पर ताइवान जो है वो रिप्रेजेंटेशन करता था। सवाल चीन का कह रहा था, कम्युनिस्ट चीन कह रहा था कि मेनलैंड पर कम्युनिस्ट चीन बैठा है, इसलिए उसको यूएनओ में मान्यता दी जानी चाहिए। लेकिन अमेरिका और दूसरे देश इस मान्यता को देने को तैयार नहीं थे। परिणाम तो हम सबको समझ में आया कि भाई कैसे होगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इतने दबाव में होने के बावजूद उनको लगा कि अगर वो चीन के लिए परमानेंट सीट यानी कि कम्युनिस्ट चीन के लिए परमानेंट सीट की बात करेंगे तो शायद कम्युनिस्ट चीन विस्तारवादी नीति छोड़ देगा। दिसंबर 1960 में उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया कि चीन को परमानेंट सीट देनी चाहिए, यानी कि कम्युनिस्ट चीन को परमानेंट सीट देनी चाहिए, ताइवान से हटा देनी चाहिए। जबकि अमेरिका ये चाहता था कि एशियन कंट्रीज़ में जो रिप्रेजेंटेशन होना है वो चीन की बजाय अब भारत करने लगे, और चीन की बजाय अगर भारत करने लगेगा तो वो परमानेंट सीट हो जाएगी। लेकिन नेहरू थे, उनको लगा, उन्होंने कहा चीन बड़ा भाई है, चीन बड़े भाई को देना चाहिए, चीन को दीजिए परमानेंट सीट, हम क्या करेंगे परमानेंट सीट का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फलाना दिमाग का ऐसा पता डाला उन्होंने। परिणाम ये निकला कि जब पूरा विश्व हमारे पक्ष में था चीन की जगह, कम्युनिस्ट चीन की जगह लेने के लिए, तो भी नेहरू जी वकालत चीन के लिए कर रहे थे, कम्युनिस्ट चीन के लिए कर रहे थे, और ताइवान का रिप्रेजेंटेशन था उसके विरुद्ध कर रहे थे। 1950 में ऐसा एक रेजोल्यूशन और पास हुआ था जिसको यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन कहा गया था। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल अपनी रोल को परफॉर्म ना कर सके तो फिर जनरल असेंबली को बैठकर इसको तय करना चाहिए कि वो इन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल बायस हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन के माध्यम से जो कह रहा है उसके माध्यम से हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि जनरल असेंबली उसको कर ले। आज सेम बात आपको याद होगा, जब ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो मैंने कई बार ये बात कही थी कि 1950 का रेजोल्यूशन मान लीजिए या चीन का रिप्रेजेंटेशन, भाई वीटो पावर उस समय हुआ करती थी ताइवान के पास, ताइवान वीटो का इस्तेमाल करता, लेकिन उस वीटो को नहीं माना गया था क्योंकि चीन का रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिस्ट चीन का रिप्रेजेंटेशन बाद में मान लिया था जब अमेरिका के साथ उनकी दोस्ती हो गई या कुछ उनके साथ पैक्ट टाइप का हो गया था। नेहरू जी तब तक जा चुके थे, लेकिन शुरुआत नेहरू जी ने ही की थी, प्रपोजल नेहरू जी ने रखा था कि भाई ताइवान को हटाकर और कम्युनिस्ट चीन को रखना चाहिए। ये ऐसे कई एक इंसिडेंट्स आए जिस समय ये बात तय हो गई कि नहीं, ये जो सारा कन्फ्लिक्ट है अगर सिक्योरिटी काउंसिल नहीं करता तो जनरल असेंबली को करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जनरल असेंबली को पास करना पड़ेगा। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल डे टू डे के
वर्ल्ड के जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है उनके पुरोधा के रूप में आते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की आवश्यकता, जैसे मैंने कहा कोफी अन्नान साहब कह रहे थे कि करना चाहिए, वो अभी फिर से जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म पर चर्चा हो रही है उसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रही रुचिका कंबोज ने कहा कि अगले वर्ष 80वीं सालगिरह है और 80 साल होने के बाद मैं एक G4 मॉडल को यहाँ पर रखती हूँ। G4 मॉडल के विषय में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो पैरेलल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उन्होंने कहा 15 आज हैं, मुझे लगता है 25-26 होने चाहिए, एक बात तो सभी कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा 6 परमानेंट बढ़ाए जा सकते हैं और 4 या 5 नॉन परमानेंट बढ़ाए जा सकते हैं। 6 परमानेंट के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, G4 पे नहीं आ रहा हूँ मैं, वो 6 परमानेंट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा दो अफ्रीका और एशिया पैसिफिक स्टेट से होने चाहिए, 2 अफ्रीका, 2 एशिया पैसिफिक, 1 लैटिन अमेरिका। अमेरिका के बारे में समझ लीजिए कि अमेरिका 3 कॉन्टिनेंट से एक कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका है और जिसको आप जनरली अमेरिका कहते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो एक छोटा सा भाग है। कनाडा भी अमेरिका का ही, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, यूनाइटेड स्टेट भी है, मैक्सिको भी है, और लैटिन अमेरिका नीचे का जो कंट्री है लैटिन अमेरिका, और लैटिन अमेरिका के बाद फिर कैरेबियन कंट्रीज जिसको आप आज भारत में लोग वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड उनकी एक 11 देश हैं, 11 देशों की एक टीम बनी हुई है जिसको आप वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। हालांकि वो इन जनरल वर्ल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज में कैरेबियन स्टेट्स कहे जाते हैं। तो उन्होंने कहा एक वेस्टर्न यूरोप से, अदर स्टेट से भी हो सकता है। ये मॉडल पेश किया, लेकिन जिसको G4 उन्होंने कहा, उस G4 के विषय में उन्होंने कहा कि भाई देखो, जर्मनी, ब्राज़ील, भारत और जापान, ये 4 तो सिक्योर हैं। मतलब जर्मनी यूरोप से रिप्रेजेंटेशन करेगा, भारत एशिया से रिप्रेजेंटेशन करेगा, जापान ईस्ट एशिया से रिप्रेजेंटेशन करेगा, और ब्राज़ील जो है वो लैटिन अमेरिका से करेगा। इसके अतिरिक्त साउथ अफ्रीका हो सकता है। उन्होंने जैसे प्रपोज किया कि भाई अफ्रीकन कंट्री से कोई नहीं है तो साउथ अफ्रीका हो सकता है, या अफ्रीकन कंट्रीज़ में से कोई हो सकता है। 40 के 40 अफ्रीकन यूनियन के देशों ने इस बात का समर्थन किया। आपको याद होगा कि जब भारत में G20 हो रहा था तो उस समय अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी सदस्यता दी गई थी, और G20 में अफ्रीकन कंट्री को सदस्यता देने पर पूरे अफ्रीका के अंदर एक लहर दौड़ी थी। मोदी जी के या भारत के प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास दौड़ा था। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि G4 यानी कि 4 कंट्रियों ने एक कोलैबोरेशन कर लिया है, जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील। इन 4 कंट्रियों का कहना है कि हम बड़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जापान का विरोध चाइना कर सकता है और भारत का विरोध भी चाइना कर सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, और ब्राज़ील का विरोध अमेरिका कर सकता है, नीचे कैरेबियन कंट्री क्यूबा वगैरह का विरोध भी अमेरिका कर सकता है, उधर जर्मनी का विरोध इंग्लैंड भी कर सकता है। ये तो सिचुएशन तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर सिक्योरिटी काउंसिल में चीन वीटो का इस्तेमाल करता है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस वीटो का इस्तेमाल करता है, या फिर उधर यूनाइटेड किंगडम वीटो का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इनके पास सबके पास वीटो है, और वीटो का इस्तेमाल उस समय भी किया जा सकता था जब यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन पास किया गया था, वो सिक्योरिटी वो जनरल असेंबली ने किया था, या फिर मैं कह रहा हूँ कि जब चीन को रिप्लेस किया गया था, यानी कि नेशनलिस्ट चीन से कम्युनिस्ट चीन को रिप्लेस किया गया था, तब भी विरोध कर सकता था सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन नहीं। जैसा मैंने कहा कि रुचिका कंबोज ने भी जो बात कही, उन्होंने कहा कि जनरल असेंबली के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से एक इंक्लूसिव इलेक्शन होना चाहिए। ऐसे क्या कहा, इंडिया सेड दिस डिसीजन विल बी मेड बाय जनरल असेंबली इन ए डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव इलेक्शन। यानी कि जैसे बाकी के सदस्य चुने जाते हैं जनरल असेंबली से, वैसा एक रिफॉर्म का या इन कंट्रियों के नाम का या रिफॉर्म का रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में रखा जा सकता है, जैसे यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन में रखा गया था, जैसे और कई डिसीजन ऐसे हुए हैं जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल से परे जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन रखा गया और फिर सिक्योरिटी काउंसिल को भी झुककर सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल चैलेंजेस, भारत का ये बयान था कि इंटरनेशनल चैलेंजेस इस समय जो हैं
उन चैलेंजेस में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है और ऐसी पोजीशन में भारत का रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। अब जैसा मैंने कहा कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस कोई भी विरोध कर सकता है। हालांकि यूके आज हमारे साथ फुल खड़ा दिखाई दे रहा है, फ्रांस भी खुला खड़ा दिखाई दे रहा है, रशिया भी खुला दिखाई पड़ रहा है, यूएस भी खुला खड़ा दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है तो वो चाइना का वीटो इस्तेमाल हो सकता है। आगे क्या होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत ने जिस प्रकार से अपनी गतिविधि बढ़ाई है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस प्रकार भारत की पहुंच बढ़ी है, चाहे वो यूक्रेन वॉर के समय की बात आती हो, चाहे वो पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल की बात आती हो, चाहे अरेबियन कंट्रीज़ के कन्फ्लिक्ट की बात आती हो, इन सभी सिचुएशन में भारत की राय एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में, महती भूमिका में थी। इसलिए मुझे लगता है कि इंटरनेशनली अब से अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। भारत सरकार ने दावे के रूप में इस रिफॉर्म में अपनी भूमिका तय कर ली है। फ्रांस ने तत्काल भारत का समर्थन किया उसी जगह पर। डेनमार्क ने तत्काल समर्थन की, और डेनमार्क में आपको बता दूं इन कंट्रीज़ में क्या हुआ, और अफ्रीकन कंट्रीज़ ने तत्काल समर्थन किया। इनमें भारत के प्रधानमंत्री जिन जिन देशों में एटलीस्ट हो आए हैं वो कंट्री तो खुले रूप में समर्थन देने को तैयार है। यानी कि भारत ने जिन जिन कंट्रियों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत भारत के प्रधानमंत्री की रिसेंट विजिट करवाई, वो कंट्री तो सभी खुले मुक्त हृदय से भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बाकी कंट्री भी आएंगे ही। अफ्रीकन कंट्री खुला समर्थन भारत को दे ही रहे हैं। यूरोपियन कंट्रियों में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। लैटिन अमेरिका, कैरेबियन कंट्री भारत के साथ हैं। एशियन कंट्री भारत के साथ दिखाई दे रहे हैं। बचता है तो केवल और केवल चाइना के अतिरिक्त मुझे नहीं लगता भारत का विरोध विश्व का कोई और कंट्री पाकिस्तान कर सकता है, उसकी कोई औकात नहीं है। एक आध कंट्री पाकिस्तान के लल्ले पंजे भी कर सकते हैं जो उनके दोस्ती वोस्ती इस्लाम मुस्लिम के नाम से जानते हों, पुरानी टेक्नोलॉजी पर, पुराने धार्मिक विश्वासों पर चलने वाले लोग हों, 1500 साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हों, वो तो कर सकते हैं। लेकिन जनरली मुझे लगता है 200 में से 195 कंट्रियों का मिनिमम समर्थन भारत को मिलेगा। और इस समय की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में बेस्ट स्टेटमेंट रुचिका कंबोज के द्वारा रिफॉर्म की डिस्कशन के नेगोशिएशंस के समय रखा गया है, जो भारत के लिए मुझे लगता है मील का पत्थर सिद्ध होगा। आज भारत की एक्सक्लूसिव सिचुएशन है और इस सिचुएशन का लाभ अगर हम ना उठा पाए तो हमें लगता है भविष्य में भी हम कुछ बहुत विशेष करने के योग्य नहीं होंगे। 10 वर्ष जो प्रयास नहीं किया गया उसका खामियाजा है कि आज हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। वाजपेयी के समय पर जितनी मेहनत करी अगर वो कंटिन्यूएशन में होती तो हमें लगता है कि आज रिफॉर्म लगभग किनारे पर कहीं पर होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, भारत प्रयास कर रहा है। भारत के प्रयासों को हमको सभी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भारत का ये प्रयास सफल हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।